Yes, good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Okay, I hope so you can see my screen, right? Yes, Can you ma'am, see the we can. So today we'll be starting with programming, problem solving and programming with C language. And you have to mark your attendance using scholar number, then space, then scholar number, space, then your full name. Okay, you have to mark your attendance in this way only in the chat box. ठीक है, and please log in with your scholar number, space and your name. ठीक है, आप login भी ऐसे ही किया करिए. Okay, so we'll start with the history of C language. हम लोग history of C language से start करेंगे. ठीक है, C programming language was developed in 1972 by Dennis Ritchie at Bell Laboratories of AT&T, American Telephone and Telegraph, located in the USA. ठीक है, Dennis Ritchie is also known as father of C language. And this C programming language was actually developed using the features of B language, BCPL language, and Algol language. Okay, so these languages, and it was developed to overcome the problems of previous languages. And the C language was developed to be used in Unix operating system. At the same time, Unix operating system was also under development. So C language was primarily used for developing Unix operating system, and it inherits many features of previous languages. We will see the timeline history. Okay, this is the timeline history of C language. Here you can see that in 1960, Algol was developed by international group, and this is the first language, we can say first modern programming language which has used the concept of structured programming. ठीक है, ये जो language है Algol, उसमें first initially जो है वो structured programming का concept आया था. Can anybody tell me what is structured programming? Structured programming क्या होता है? Yes, Shubham, you can. मैम आई थिंक जैसे हम सबसे पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे, उसके बाद मेन मेथड, उसके बाद अगर कोई रिटर्न वैल्यू आ रही है तो वो.
नहीं, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में 3 कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड लूपिंग। ये 3 या इटरेशन भी बोलते हैं उसको, सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड व्हाट डू वी मीन बाय सीक्वेंस? सीक्वेंस मीन्स कि आपका जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो फर्स्ट ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, ये स्टेटमेंट कंपाइल हो गया, उसके बाद नेक्स्ट कहाँ जाएगा? उसके बाद वाले स्टेटमेंट पे, फिर उसके बाद वाले स्टेटमेंट पे। तो दिस इज नोन एज सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर, ये सीक्वेंस स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, एक होता है, नेक्स्ट जो होता है वो होता है सिलेक्शन। व्हाट डू वी मीन बाय सिलेक्शन? आपको याद है हमने, अच्छा आपकी लैब में मैं नहीं करती हूँ ना, और हमने कोई ऐसा प्रोग्राम भी नहीं किया है आप, ठीक है। जैसे अगर हमने एक कंडीशन लिखी है, इफ a लेस देन b, ठीक है, सपोज a की जो वैल्यू है वो हमारी 10 है और b की जो वैल्यू है वो हमारी 20 है। ठीक है, तो इफ वी राइट इफ a ग्रेटर देन b, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या चेक कर रहे हैं कि a क्या ग्रेटर, a की वैल्यू ग्रेटर है b से, तो दिस विल बी नोन एज सिलेक्शन। ठीक है, ये जो है कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसको कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं और सिलेक्शन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो ये डिसाइड करेगा कि इस कंडीशन के बाद वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने हैं या नहीं करने हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो जो कर्ली ब्रैकेट लगते हैं, हम कर्ली ब्रैकेट सारे स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगे। दिस इज सिलेक्शन कंट्रोल। और थर्ड होता है लूपिंग। जैसे कि हम ये लिख सकते हैं कि हमें कोई कुछ सम करना है, ठीक है, हमें कुछ नंबर ऐड करना है सपोज, तो वो नंबर हमें बार बार ऐड करना है कि हम ये काम करना चाहते हैं। सपोज ये करना चाहते हैं 1 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, तो ये कैसे करेंगे? हाउ वी विल बी डूइंग इट? यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बता सकते हो मुझे? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं? मैम लूप चलाना, लूप चला रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम जो हमारा फर्स्ट नंबर है उसमें +1 कर रहे हैं, उसको ऐड कर रहे हैं। फिर ये जो सेकंड नंबर है इसमें +1 कर रहे हैं, उसको हम इससे ऐड कर रहे हैं, ये जो सम आया है इससे। ठीक है, फिर ये जो नेक्स्ट नंबर, ये जो नंबर है इसमें +1 करेंगे और उसको हम सम में ऐड कर देंगे। यही काम कर रहे हैं हम, सही है? यस मैम। इस चीज के लिए हमें क्या चाहिएगा? इस चीज के लिए हम एक ही काम बार बार कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। तो इस टाइप के काम के लिए हमें क्या चाहिएगा? लूपिंग चाहिए होती है। ठीक है, इटरेशन चाहिए होता है, तो ये लूपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है वो पहली बार अल्गोल में आया था। अल्गोल इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। After it was developed in 1960, then after this in 1967 Martin Richards have developed a new language that is known as BCPL, and this BCPL has used some of the concepts of Algol. Algol के ही कुछ concepts use करके इन्होंने BCPL, Martin Richards ने BCPL develop किया था। The full form of BCPL is Basic Combined Programming Language. उन्होंने ये डेवलप किया था। इट वाज मेनली डेवलप फॉर राइटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए डेवलप किया गया था इसको। व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं?
सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आर सॉफ्टवेयर्स which are ये एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑपरेटिंग सिस्टम और इट कैन बी कंपाइलर, इट कैन बी इंटरप्रेटर. तो इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर हैं उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं. एंड उस टाइप के सॉफ्टवेयर्स को लिखने के लिए BCPL जो है वो डेवलप की गई थी. देन इन 1970. एक्सक्यूज मी मैम. बोलो मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपकी. स्क्रीन शो नहीं हो रही है. एक सेकंड. यस मैम. यस मैम. ठीक है. अभी स्टार्टिंग में तो शो हो रही थी मेरे ख्याल से, बीच में बंद हो गई. यस मैम स्टार्टिंग में हो रही थी, बाकी बीच में वो गैप हो गई थी. एडिशन करना बंद करो, है ना. आई कैन सी ये नोटेशन कौन कर रहा है, इसलिए बंद करो ये सब काम करना. ठीक है. नेक्स्ट ये हो गया. उसके बाद एक सेकंड इसको इरेज कर देता हूँ. ठीक है. नेक्स्ट इज बी लैंग्वेज. बी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय केन थॉमसन. केन थॉमसन ने डेवलप किया था बी लैंग्वेज. ठीक है. एंड इट वाज डेवलप्ड इन 1970 में बी लैंग्वेज डेवलप किया था. ठीक है. Then in 1972, Dennis Ritchie has developed traditional C, and this traditional C has been developed using the features of B, BCPL and Algol. इन सबके फीचर्स यूज किए थे और इन सबके फीचर्स यूज करके ये जो है ये ट्रेडिशनल सी डेवलप किया था. BCPL और B जो थे वो टाइपलेस लैंग्वेजेस थी. टाइपलेस लैंग्वेजेस मतलब कि डेटा टाइप्स नहीं थे उसमें. ठीक है. ट्रेडिशनल सी में ये कंसेप्ट डेनिस रिची ने डाला था डेटा टाइप्स का. ठीक है. एंड इट वाज डेवलप्ड एट बेल लैबोरेटरीज में डेवलप किया गया था. फिर डेनिस रिची और ब्रायन कनिंगम ने मिलकर एक बुक लिखी थी, द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो ये जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बुक थी, इस वजह से जो है ये जो सी लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई. तो इस वजह से इसका नाम जो है वो KNRCB पड़ गया था. ठीक है. तो इन 1978 जो है वो ये बुक लिखी गई थी, द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है. उसके बाद क्योंकि ये बहुत पॉपुलर हो गई थी, many industries have started using this particular language. तो बहुत सारे वर्जन्स आ गए थे. therefore there is a committee that is American National Standard Institute. ठीक है. ये स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी होती है. इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, there should be a standard version of this language. एक स्टैंडर्ड वर्जन होना चाहिए इस लैंग्वेज का. तो इन 1989 they have announced a standard version of C, that is NC. Then this international standard organization have verified this particular version. ठीक है. in 1990 में जो है वो इन्होंने वेरीफाई कर दिया था. तो इसका नाम जो है वो NCC ISO-C हो गया. ठीक है. एंड अगेन in 1999, ठीक है, their new version of C has been launched, that is C99. ठीक है. by standardization committee after C++ and Java has already evolved. and जो C++ था और Java था उसमें कुछ बहुत पावरफुल फीचर्स थे. वो पावरफुल फीचर्स जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी को लगा कि उसमें से कुछ फीचर्स जो है वो C में भी होने चाहिए. तो उन्होंने कुछ फीचर्स C में भी डालकर एक नया वर्जन क्रिएट किया था, that is C99. ठीक है. so this is the history of C. we have discussed all the history. Algol कब डेवलप हुई थी? yes, we will have a quick revision. Algol कब डेवलप हुई थी? It was developed in 1960. ठीक है. It was root of all modern programming languages. सारी modern programming languages की root थी. और Algol में structured programming का जो concept है वो लॉन्च हुआ था. फिर नेक्स्ट जो लैंग्वेज थी वो BCPL थी, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट वाज डेवलप्ड इन 1967. इट वाज डेवलप्ड बाय मार्टिन रिचर्ड्स. ठीक है. किसके लिए डेवलप हुई थी? सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए.
बी जो लैंग्वेज है वो इंट्रोड्यूस हुई थी 1970 में, केन थॉमसन ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, और इट कंटेन्स मल्टीपल फीचर्स ऑफ BCPL, ठीक है. इट इज यूज्ड टू क्रिएट अर्ली वर्जन्स ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अर्ली वर्जन्स के लिए बी जो है वो क्रिएट की गई थी, ठीक है. BCPL एंड बी जो है वो टाइपलेस सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी. सी 1972 में इंट्रोड्यूस हुआ. डेनिस रिची ने इंट्रोड्यूस किया है उसको, बेल लैबोरेटरीज में डेवलप किया है उसको, ठीक है. इट वाज क्रिएटेड फ्रॉम अल्गोल, BCPL एंड बी, ठीक है. इट कंटेन्स ऑल द फीचर्स ऑफ दीस लैंग्वेजेस एंड एडेड द फीचर ऑफ डेटा टाइप. यस सचिन. सचिन, डू यू वांट टू से समथिंग? हाँ सचिन बोलो. यस मैम, आपकी वॉइस 2x में आ रही है मैम. 2x में आ रही है मींस स्पीड उसकी. अच्छा, स्पीड 2x में आ रही है. यस मैम. ऐसा क्यों हो रहा है? आई डोंट नो. बहुत फास्ट आ रही है. यस मैम. ठीक है, अब देखना. यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज कोडेड इन सी लैंग्वेज. एक्सक्यूज मी मैम. यस मैम, एल्गोल का कोई फुल फॉर्म है? अल्गोल का फुल फॉर्म अल्गोल का फुल फॉर्म होना तो चाहिए. बेसिकली जो है वो लैंग्वेज है, ठीक है. इट इज किया गया था, ठीक है. फिर के, ठीक है. KNRC जो है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बुक लिखी थी इन दोनों ने, ब्रायन कैनिंघम एंड डेनिस रिची, इन दोनों ने जो बुक लिखी थी उसके बेसिस पे ये नाम दिया गया. फिर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो है उसने एक स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन डेवलप किया या डिफाइन किया, ठीक है. उसको हमने NCC बोला गया. 1989 में वो वर्जन आया था. फिर उसको अप्रूव किया गया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 1990 में, तो इसका नाम हो गया NC ISO-C. और उसके बाद जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन कमिटी ने कुछ नए फीचर्स ऐड किए सी में, C++ और जावा के, तो इसका नाम हो गया C99, ठीक है. नेक्स्ट इज की एप्लीकेशंस ऑफ सी लैंग्वेज. नाउ व्हाट आर द की एप्लीकेशंस ऑफ सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज कहाँ यूज की जाती है? आज के टाइम पे ऐसा भी बोला जाता है कि पाइथन आ गया है, ठीक है, C++ है, जावा है, तो व्हाई टू स्टडी सी पढ़ने की कहाँ जरूरत है, ठीक है. सी बहुत पुरानी हो गई लैंग्वेज. डू यू आल्सो थिंक लाइक दैट? सी इज अ वेरी पावरफुल लैंग्वेज. सी जो है वो बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, और आज के टाइम पर भी सिस्टम प्रोग्रामिंग में सबसे ज्यादा सी यूज की जाती है, ठीक है. जैसे अगर आप देखेंगे, मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस. हाँ, मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस. और अगर आपने सी अच्छे से सीख ली, देन यू कैन लर्न एनी लैंग्वेज. कोई भी लैंग्वेज आप सीख सकते हो, सिर्फ आपको सिंटैक्स सीखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है. तो इट इज वेरी, और बहुत पावरफुल है ये. पावरफुल इसलिए क्योंकि इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज बोला जाता है. मिडिल लेवल लैंग्वेज मतलब इसमें हाई लेवल लैंग्वेज के फीचर्स भी है और असेंबली लैंग्वेज के फीचर्स भी है, ठीक है. तो ये हार्डवेयर से भी बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर लेती है, और हाई लेवल जो वर्क है वो भी बहुत अच्छा होता है, एंड इट इज वेरी एफिशिएंट. मेरी वॉइस सही आ रही है ना? बहुत फास्ट. ओके, ठीक है. तो सी जो है वो, अब हम एप्लीकेशंस देखेंगे सी के, ठीक है. सी इज यूज्ड इन डेवलपिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स. बहुत सारे जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो सी में ही लिखे गए. जैसे यूनिक्स है. यूनिक्स वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वाज डिजाइन्ड इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है. इससे पहले जो है वो असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाते थे. फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लाइनेक्स, मैक, iOS, एंड्रॉइड एप्लीकेशंस, ये सब जो है इसके सबके कर्नल्स जो है वो सी लैंग्वेज में लिखे गए, ठीक है. फिर अगर हम पॉपुलर डेटाबेसेस की बात करें तो Oracle, MySQL, MS SQL सर्वर, ये सभी जो है वो सी लैंग्वेज में कोड किए गए. इसके अलावा आप जो गेम्स देखते हैं, 3D मूवीज देखते हैं, ठीक है, इन सब में सी लैंग्वेज जो है वो की कोडिंग होती है, ठीक है. जो गेम्स बनते हैं, जो बहुत फास्ट गेम्स बनते हैं, ये 3D मूवीज बनती है, ठीक है. तो इन सब में जो है वो सी लैंग्वेज यूज की जाती है, क्योंकि ये बहुत एफिशिएंट, इट इज वेरी, दिस लैंग्वेज इज वेरी फास्ट एंड वेरी एफिशिएंट, और न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस और उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है. यस शुभम. मैम 3D मूवीज जो एनिमेटेड मूवीज होती हैं उनकी
मैम जो 3D मूवीज होती है यहाँ पे एनिमेटेड मूवीज की बात हो रही है? हाँ, एनिमेटेड मूवीज भी बोल सकते हैं, 3D मूवीज भी बोल सकते हैं। सब में जो एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है, वो सी में ही डेवलप किए जाते हैं। जितना भी एफिशिएंट वर्क है वो सी में किया जाता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब आप ऑपरेटिंग सिस्टम में देखो कितनी फैसिलिटी दी जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें, ठीक है, और इसकी कोडिंग किसमें की गई है? सी में की गई है। और मतलब हम लोगों को लगता है कि सी इज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, जबकि ऐसा नहीं है। सी इज वेरी पावरफुल लैंग्वेज। और जहां पर भी एफिशिएंसी की बात आती है, जैसे अगर हम कंपेयर करें सी और पाइथन को, तो सी इज मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू पाइथन। सी का कोड जो है वो जल्दी एग्जीक्यूट होता है। ओके मैम। ठीक है, अडोब फोटोशॉप अगर हम बात करें तो अडोब फोटोशॉप जो है वो सबने सुना होगा, इट इज अ फोटो एडिटर। ठीक है, इट वाज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ सी। ये भी सी में क्रिएट किया गया है। ठीक है, जो वेब ब्राउजर्स आप देखते हैं, गूगल क्रोमियम, ठीक है, इट इज बिल्ट यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, सी इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग सिस्टम एप्लीकेशंस, इट इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, इट इज यूज्ड फॉर क्रिएशन ऑफ कंपाइलर्स, आईओटी एप्लीकेशंस और एम्बेडेड सिस्टम्स, सब में सी यूज की जाती है। ठीक है, सो इट इज अ यस शुभम। मैम आईओटी का फुल फॉर्म? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके मैम। क्या होता है बताओ तो मुझे। मैम वो नहीं पता अभी। पता करके आना कल, ठीक है, ओके मैम। नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत इंपॉर्टेंट वो है, टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और Yes, आज के टाइम पे बहुत बूम है उसका, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। बहुत मैम इंटरनेट ऑफ थिंग्स मैम इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमको इसमें सिखाया जाएगा सी में? सी में तो नहीं सिखाया जाएगा, नहीं, सी इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स अलग ही। हाँ, तो उसका वो कोर्स मतलब इसमें रहेगा कि अगले इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैन बी अ सब्जेक्ट इन हाँ, योर वही, एमसीए, वही। है ना, वो हो सकता है। ठीक है, तो इट इज क्वाइट, मतलब बहुत अच्छा सब्जेक्ट है वो, आज के टाइम पे बहुत वो है, डिमांड में। यस मैम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस में वो है फर्स्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। ठीक है, हम एक बहुत बेसिक प्रोग्राम से शुरू करेंगे, एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखेंगे। अगर कोई बिल्कुल न्यू है, जिसको नहीं आता है कुछ भी, सी लैंग्वेज नहीं आती है, तो वी विल हैव अ सिंपल प्रोग्राम। सबसे पहले जब भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे, द फर्स्ट लाइन दैट यू हैव टू राइट इज कमेंट। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि आपको जो फर्स्ट लाइन लिखनी है वो क्या लिखनी है, कमेंट लाइन लिखनी है। कमेंट कैसे क्रिएट करोगे सी में? यू हैव टू यूज 2 फॉरवर्ड स्लैशेस, 2 फॉरवर्ड स्लैशेस आपको यूज करने हैं टू राइट अ कमेंट। आपने अगर 2 फॉरवर्ड स्लैशेस लगा दिए विदाउट स्पेस, देन दैट पर्टिकुलर लाइन विल बी कंसीडर्ड एज कमेंट बाय, ठीक है, एंड इट वोंट एग्जीक्यूट। ठीक है, वो उसको जो है वो, और अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट यूज करने हैं तो यू हैव टू यूज दिस। ठीक है, यू हैव टू यूज फॉरवर्ड स्लैश देन एस्ट्रिक, देन यू हैव टू राइट हियर मल्टी लाइन कमेंट्स, जो भी आपको लिखना है यहाँ पे, 2 लाइन 3 लाइन जितने भी लिखनी है, देन एस्ट्रिक देन फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, तो ये मल्टी लाइन कमेंट है। ठीक है, इस तरह से आप मल्टी लाइन कमेंट भी यूज कर सकते हो। देन द सेकेंड लाइन दैट यू हैव टू राइट इज यू हैव टू इंक्लूड हेडर फाइल्स। आपको हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी है। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोग्राम विच इनबिल्ट फंक्शंस यू आर यूजिंग। On the basis of that, you have to decide which header files you have to include. ठीक है, आप अपने प्रोग्राम में कौन कौन से इनबिल्ट फंक्शंस यूज कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी हेडर फाइल जो है वो इंक्लूड करेंगे। ये बहुत सबसे पॉपुलर हेडर फाइल है stdio.h सी में। ठीक है, क्यों? क्योंकि stdio का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। क्योंकि ज्यादातर हर प्रोग्राम में हम कुछ प्रिंट करवाते हैं स्क्रीन पे, यूजर स्क्रीन पे, या कुछ यूजर से इनपुट लेते हैं, यूजर से रीड करने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, तो दोनों केसेस में आप जो है वो 2 इनबिल्ट फंक्शंस यूज करते हो। फर्स्ट है प्रिंटिंग के लिए printf यूज करोगे आप, यहाँ पे देखो लिखा है printf। ठीक है, और रीड करवाने के लिए आप scanf यूज करोगे, यूजर से इनपुट लेने के लिए आप scanf यूज करोगे। ठीक है, scanf फंक्शन होता है, बिल्ट इन फंक्शन है ये भी। ठीक है, तो दोनों केसेस में अगर आप या तो printf यूज करते हो या scanf यूज करते हो, तो आपको ये हेडर फाइल को इंक्लूड कराना है। ठीक है, इसका सिंटैक्स है #include stdio.h। ठीक है, अब ये एग्जैक्टली जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। वो क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी तक मत सोचो। अभी ये सोचो कि हम इंक्लूड करा रहे हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, क्योंकि ये जो printf फंक्शन है ये इनबिल्ट फंक्शन है, और ये जो scanf फंक्शन है, इन दोनों फंक्शंस के डिक्लेरेशन जो है वो stdio.h में रहते हैं, और
उनको यूज करने के लिए, इन दोनों फंक्शन को यूज करने के लिए हमें इस हेडर फाइल को इंक्लूड कराना है। फिर नेक्स्ट है conio.h। ये भी अगेन जहां भी आपको .h लगे दिखेगा वो हेडर फाइल है, ठीक है। conio.h इज अगेन अ हेडर फाइल एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर प्रोग्राम। आपको ये भी इंक्लूड कराना है, ठीक है। ये किसके लिए इंक्लूड कराना है? ये कराना है आपको जो get.ch है, इट इज अगेन एन इनबिल्ट फंक्शन, ठीक है। इसको यूज करने के लिए आपको conio.h को इंक्लूड कराना। बोलो। आज तो 8:30 बजे का दिया तब ठीक है, तो आपको ये फर्स्ट लाइन होगी आपकी कमेंट, सेकंड लाइन जो है वो हैश इंक्लूड। यस शुभम। हाँ हाँ, get.ch आपने get.ch यूज नहीं किया होगा, है ना। अगर आप get.ch लगाना भूल जाते हो जैसे, और आपको आपका आउटपुट देखना है तो Alt F5 प्रेस किया करो, Alt प्लस F5, है ना। तो वो आपकी यूजर स्क्रीन पे चला जाता है कंट्रोल, तो आप अपना आउटपुट देख सकते हो। और बेस्ट ये है कि आप get.ch यूज करो, पर अगर मान लो कभी भूल गए करना get.ch यूज, तो फिर आप Alt F5 से भी आप अपनी यूजर स्क्रीन पे जाके आउटपुट देख सकते हो, ठीक है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कमेंट लिखेंगे, फिर हैश इंक्लूड stdio.h। हाँ बोलो। मैम आपने जैसे कि एसटीडीओ का फुल फॉर्म बताया था, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, वैसे कोनियो का कुछ है क्या? कंसोल इनपुट आउटपुट। गुड, वेरी गुड, ठीक है। मैम रिपीट कर दीजिए। कंसोल इनपुट आउटपुट। ओके, थैंक यू। इट इज रियली गुड क्लास, अच्छा है, ठीक है। फिर ये दो लाइंस हो गई। उसके बाद आपको मेन फंक्शन लिखना है। मेन फंक्शन आपका जितने भी जो भी सी प्रोग्राम है, सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, तो हर सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन होना कंपलसरी है। और जो मेन फंक्शन का सिंटेक्स है वो ये रहेगा हमेशा, ठीक है। आपको अच्छा void main भी यूज कर सकते हो, इट इज अलाउड, ठीक है। पर इट इज अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप int main यूज करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो int। मैम void यूज करेंगे तो कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे रिटर्न 0 मत लगाना बस, ओके मैम। है ना। void main का मतलब है कि ये जो आपका मेन फंक्शन है, देखो सी में जब हम फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन को आप ये जो इसको फंक्शन हेडर बोलते हैं, ठीक है। int main जो है ये हेडर है, ठीक है। हेडर के 3 पार्ट्स होते हैं। एक सेकंड में इसको क्लीन कर देती हूँ ताकि समझ में आ जाएगा। मतलब ये इंटीजर रिटर्न करेगा, इंटीजर टाइप का वेरिएबल, ये इंटीजर टाइप कुछ रिटर्न करेगा। तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखते हैं? रिटर्न 0। मतलब हम क्या रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे? 0, ठीक है। जब आपका जो प्रोग्राम है वो 0 रिटर्न करता है, मींस दैट योर प्रोग्राम है सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, ठीक है। और फिर आता है फंक्शन नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नाम क्या दिया है? मेन, ठीक है। और उसके बाद जो है ये राउंड ब्रैकेट आते हैं। इन राउंड ब्रैकेट पे आप कुछ पैरामीटर्स पास कर सकते हो, अगर आपका खुद का यूजर डिफाइंड फंक्शन है या फिर कोई बिल्ट इन फंक्शन है तो भी, ठीक है। जैसे ये देखो यहाँ पे printf इज अगेन अ फंक्शन, ये printf जो है ये बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने राउंड ब्रैकेट लगाया है और इसमें ये पैरामीटर्स पास किए हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अभी इतना नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी ये समझ लो कि यहाँ पे आपको int लिखना है, फिर स्पेस देना है, फिर मेन लिखना है और उसके बाद आपको राउंड ब्रैकेट लगाना है। और मेन और राउंड ब्रैकेट के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और int और मेन के बीच में स्पेस होना चाहिए, क्योंकि int एक अलग वर्ड है और मेन एक अलग वर्ड है, ठीक है। और हर आपके प्रोग्राम में मेन फंक्शन होगा, और जितना भी आपका अभी लॉजिक है आपके प्रोग्राम में, जो भी काम कर रहे हो वो सब मेन फंक्शन के अंदर होना चाहिए। मेन फंक्शन के अंदर होना चाहिए मतलब आपका मेन फंक्शन स्टार्ट होता है यहाँ से, ये कर्ली ब्रैकेट से, कर्ली ब्रैकेट जहाँ ओपन हुए हैं, ठीक है। ये यहाँ से आपका
यहाँ से आपका मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आपका मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो जितनी भी वर्किंग करनी है, जो भी आपको लिखना है, जो भी स्टेटमेंट्स लिखने हैं, वो सब मेन फंक्शन के अंदर आएंगे। ठीक है, फिर आपने यहाँ लिखा है प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, प्रिंटफ जो है ये इनबिल्ट फंक्शन है और ये आप क्या कमांड दे रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऑन यूजर स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाए। ठीक है, जो भी आपको प्रिंट कराना है, जैसी भी जो भी स्ट्रिंग आपको प्रिंट करानी है, उसको आपको डबल कोट्स में देनी होती है। यहाँ पे देखो डबल कोट्स लगा रखे हैं, तो ये ऐसे कैसा प्रिंट हो जाएगा आपका यूजर स्क्रीन पे। ठीक है, फिर गेट ch यूज किया आपने। गेट ch इज फॉर होल्डिंग द स्क्रीन। इट इज यूज फॉर होल्डिंग द स्क्रीन। जब तक यूजर कोई की नहीं प्रेस करेगा तब तक ये गेट ch वेट करता है। जैसे ही कोई की प्रेस करता है वैसे ही आपका जो है वो कंट्रोल जो है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, फिर रिटर्न 0 रिटर्न कर रहा है कंट्रोल। Excuse me, ma'am. आपने मैम जैसे मैंने फर्स्ट ईयर में सी पढ़ी थी बीसीए में, तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कॉलेज में कि गेट ch का यूज क्यों करते हैं, तो मैंने यही बताया था कि आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। तो उनने बताया कि ये रॉन्ग है, कभी भी ऐसा नहीं बोलना कि आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। मैंने दो बातें बोली यहाँ पे। क्या दो बातें बोली है बताओ? दो बातें बोली मैंने यहाँ। फर्स्ट मैंने बोला इट इज यूज्ड टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन, एंड सेकंड क्या बोला है मैंने? इट विल वेट द यूजर प्रेस अ की। अच्छा, ओके। ये भी बोला है ना मैंने साथ में? यस मैम। है ना? ठीक है, ओके मैम। ये हमेशा ये बात ध्यान रखो। ओके मैम। ठीक है, क्योंकि गेट ch आगे हम रीड करने के लिए भी यूज करेंगे, इसीलिए मैंने ये दोनों बातें अभी बता दी तुम्हें। अच्छा अच्छा। ऐसे मैम गेट ch का यूज तो कोनियों के लिए होता है ना वैसे? गेट ch जो है ये इनबिल्ट फंक्शन है जिसका डिक्लेरेशन जो है वो conio.h में प्रेजेंट है। नहीं, जैसे अगर हम कोनियो नहीं लगाते हैं तो फिर हमें गेट ch की जरूरत नहीं पड़ेगी। उल्टा बोल रहे हो कि अगर आप गेट ch यूज नहीं करते अपने प्रोग्राम में तो आप conio.h को इंक्लूड कराने की जरूरत नहीं है। बात समझो। ऐसा? ठीक है, conio.h आपने इंक्लूड करा दी और गेट ch नहीं यूज किया तो भी कोई एरर नहीं आएगी। अच्छा अच्छा। ठीक है, और अगर आपने गेट ch यूज किया है और conio.h नहीं इंक्लूड कराया है तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगी। अच्छा, समझ में आई बात? यस मैम, यस मैम। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। तो हमेशा अगर आपसे पूछा जाए गेट ch फंक्शन का क्या पर्पस है, तो आपको दोनों पर्पस बताना है। ठीक है, समझ में आया प्रोग्राम? Yes, यस मैम। तो यहाँ पे आपको जो है वो स्क्रीन ऐसी दिखेगी, टर्बो की स्क्रीन ऐसी दिखेगी। ये प्रोग्राम में लिख रखा है हैश इंक्लूड। अच्छा, जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे आपको इंडेंटेशन का करना है। व्हाट इज इंडेंटेशन? नहीं कर रही है, वापस शेयर करती हूँ। एक सेकंड रुक जाओ। Can you see the screen now? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये प्रोग्राम मैंने बना रखा है टर्बो सी में, टर्बो C++ में। इस तरह से आपको प्रोग्राम बनाना है। यू शुड यूज प्रॉपर इंडेंटेशन। नाउ इंडेंटेशन क्या होता है? क्या होता है इंडेंटेशन? ये देखो, ये मैंने इंडेंट कर रखी है। ये देखो, ये इंडेंट कर रखी लाइंस को। इंडेंट कर रखी है मतलब कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर। हाँ हाँ, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रहनी चाहिए आपके सारे स्टेटमेंट। ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट से मेरे यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं तो मेरी सारी लाइन की तरह रहेगी। मैं जब फॉर लूप लिखूंगी तो उसका भी जो है वो उसके भी स्टेटमेंट की तरफ रहने चाहिए, ताकि डीबगिंग में आपको बहुत हेल्प मिलती है अगर आप इस तरह से कोडिंग करते हैं तो। और डीबगिंग हाँ, ठीक है। आपका अगर कुछ तो एरर फाइंड करने के लिए जब आप फाइंड करते हैं दैट इज नोन एज डीबगिंग। तो ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं सारी चीजें। का क्या पर्पस है, मेन फंक्शन का क्या पर्पस है, ठीक है, का क्या पर्पस है, जीरो क्या है,
there are two ways compilation. ये कोर्स में कि how to compile and how to execute. क्या compile करोगे और मैम मैम आपकी आवाज में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है। मैम नहीं आ रही अच्छे से। क्या आप लोगों ने चैट में अटेंडेंस डाली है? चैट बॉक्स में टाइम भी हो गया है वैसे तो लेक्चर। यस मैम। 2 मिनट। हेलो बेटा, प्लीज एक बार फिर जो है वो चैट में अटेंडेंस डाल दो, बिकॉज आई कैन सी द चैट बॉक्स एम्प्टी। यहाँ पे मुझे चैट बॉक्स एम्प्टी दिख रहा है। आप सभी अपना स्कॉलर नंबर और नेम, फुल नेम स्पेस देकर फटाफट एंट्री कर दो, क्योंकि लेक्चर अभी कभी भी बंद हो जाएगा। 2 मिनट बचे हैं, तो एक बार अटेंडेंस मार्क कर दो। शुभम पोरवाल बेटा, फर्स्ट लेटर कैपिटल रखो आपको। लेटर है और कैपिटल रखो। आप जो प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, यहाँ पे देखो, अगर आप ये टर्बो C++ जब ओपन करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये कंपाइल। आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस मैम। तो ये देखो कंपाइल का ऑप्शन है, ठीक है। इसको आप क्लिक करोगे तो कंपाइल का एक यहाँ पे ऑप्शन आएगा, आपके पास मेन्यू आइटम आएगा, उसको क्लिक कर दो तो आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपको रन करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है, तो इसको क्लिक करोगे तो रन का ऑप्शन आएगा, तो उसको क्लिक कर दो तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका हो गया मेन्यू बेस्ड। दूसरा तरीका होता है आप Alt F9 प्रेस कर सकते हो। Alt F9 प्रेस करोगे तो आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, और आपको एग्जीक्यूट करना है तो कंट्रोल F9 यूज कर लो, तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका आउटपुट आएगा। दिस विल बी योर यूजर स्क्रीन। इस तरह का आउटपुट दिखेगा आपको जो प्रोग्राम हमने अभी किया है, ठीक है। ये मैं बता ही चुकी हूँ, Alt F5 से आप यूजर स्क्रीन देख सकते हो कभी भी, ठीक है। और आपको वापस टर्बो C++ कंसोल पे जाना है तो आप एस्केप प्रेस कर दो तो आप टर्बो C++ कंसोल पे आ जाओगे, ठीक है। इट्स इनफ फॉर टुडे and we will continue in the next lecture. Anybody has any doubt? No ma'am. Thank you ma'am. Everybody has marked Thank you, attendance? ma'am. Welcome. Yes, Everybody ma'am. has. Okay. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome.